सो आज हम लोग पढ़ेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के बारे में। एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत जो चीजें हैं, ये मैन्योर को हम लोग हिंदी में खाद कहते हैं। ऐसी चीज जो कि ऑर्गेनिक नेचर की होती है, केमिकल फ्री होता है, ठीक है। मीन्स अगर कहीं ना कहीं वो एनिमल या प्लांट से बना होता है, ठीक है। तो ये हमारे मैन्योर्स होते हैं। इसमें जो बेसिकली इनकी जो ओरिजिन होती है, प्लांट बेस्ड ओरिजिन होती है या तो हमारा एनिमल बेस्ड ओरिजिन होती है। और जो हमारा फर्टिलाइजर है, ये एक तरीके से केमिकल कंपाउंड्स है जो कि हमारे डे बाय डे में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है, न्यूट्रिएंट का परसेंटेज होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जिसमें अगर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, और जिसमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कम होता है उसकी क्वांटिटी हमको बल्क क्वांटिटी में लगती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैन्योर की बात करते हैं। तो मैन्योर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर मैन्योर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक है बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर, और दूसरा है हमारा कंसंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर। सो ये जो हमारा मैन्योर होता है, ये हमारा प्लांट और एनिमल न्यूट्रिएंट से मिलके बनता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन और क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इसमें लेस होता है, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है, लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हायर देन बल्की, बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर किसी में अगर कंसंट्रेशन या क्वांटिटी जो हमारे लिए ज़रूरी है, अगर वो कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हमको फील्ड में इसको लार्ज क्वांटिटी में सप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो जो एप्लीकेशन करते हैं बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का, वो हमको लार्ज क्वांटिटी में करना होता है, क्वांटिटी। और इसमें भी लार्ज ही होता है, लेकिन थोड़ा सा कंसंट बल्कि ऑर्गेनिक मैटर से कम होता है, ठीक। तो ये ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो होते हैं हमारे प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या बाई प्रोडक्ट होते हैं, जिससे हम कि अपने न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स को टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो मेजर जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है। तो उसकी अब अवेलेबिलिटी या उसकी सप्लाई के लिए हम लोग अलग अलग फर्टिलाइजर या मैन्योर्स यूज करते हैं। तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का जो सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ठीक है, जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है एफवाईएम। एफवाईएम कल भी हम लोग ने पढ़ा था, फार्म यार्ड मैन्योर, जो कि काउडंग से बनता है। मतलब एक डिकम्पोज्ड काउडंग होता है, उससे ये मिलके बनता है, और ये काफी अच्छा माना जाता है हमारे क्रॉप के लिए। दूसरा हो सकता है हमारा बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में एफवाईएम हो गया, हमारा कंपोस्ट है, ठीक है। इसके बाद बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में हमारा आ जाएगा थर्ड, नाइट सॉइल, हमारा सीप और गोट मैन्योर,
और फिफ्थ और लास्ट जो पोल्ट्री मैन्योर। मैन्योर, ठीक है। ये हमारे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीन मैन्योर। तो इसमें एफआईएम और ग्रीन मैन्योर जो है वो इम्पोर्टेंट है। कंपोस्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक। तो बात करते हैं वन बाय वन सबके बारे में। एफवाईएम मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर है। ये जो हमारा काऊ डंग है उससे ये हमारा बनता है, ठीक है। काऊ डंग और जो उसके यूरिन का होता है या उससे वो जब वो मिक्सचर जो है काफी समय के बाद डिकम्पोज हो जाता है। मीन्स ऐसा नहीं है फ्रेश काऊ डंग को हम फार्म यार्ड मैन्योर करेंगे। अब एक डिकम्पोज मिक्सचर ऑफ काऊ डंग या यूरिन ही हमारा फार्म यार्ड मैन्योर के रूप में यूज होता है। क्योंकि अगर हम कच्ची गोबर की खाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सॉइल में दीमक की समस्या बढ़ जाती है। इसलिए हमको हमेशा अच्छी सड़ी हुई गोबर का खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट की बात करें तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का परसेंटेज जो है 0.5% हमारा नाइट्रोजन, 0.25% हमारा फास्फोरस और 0.5% हमारा पोटाश पाया जाता है। तो ये इतना जो इसकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, हमने जो पहले ही बात किया था कि लो कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। इसलिए हमको अगर किसी भी फील्ड में अगर हमको अप्लाई करना है, ठीक है, तो हम इसको 10 टू 20 टन मीन्स 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मीन अगर एवरेज की बात करें, एवरेज फील्ड में हमें 200 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम एफआईएम का यूज करते हैं तो हम कहीं न कहीं जो अपने क्रॉप की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसकी 25% नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट या फास्फोरस रिक्वायरमेंट या पोटाश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मीन्स एफआईएम या बल्की मैन्योर को यूज करके हम केमिकल फर्टिलाइजर की रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये बात रही फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में। कंपोस्ट की बात करें तो ये इसमें जो है हमारा डिकम्पोजिशन होता है एक अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। मीन्स हम किसी भी खाद को या किसी भी प्रोडक्ट को हम सड़ाते हैं, ठीक है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, ठीक है। इसमें हमारा वेजिटेबल्स रेसिड्यू है, ठीक है, या कोई भी क्रॉप रेसिड्यू है या एनिमल रेसिड्यू है, ठीक है, जिसको हम जल्दी से सड़ाते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये भी एक डिकम्पोज मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से जल्दी इसको हम लोग सड़ाते हैं, ठीक है। तो कंपोस्ट में दो तीन कंपोस्ट के मेथड हैं, ठीक है। अभी मैं केवल नाम लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। अ, कि कंपोस्ट के मेथड क्या-क्या है, तो इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक तो इंडोर मेथड होता है कंपोस्टिंग का, ठीक है? ये इंडोर मेथड एक बार चेक कर लेना, इसमें कैसे लेयर बनाते हैं, किसके बाद फिर क्रॉप रेसिड्यू मीन्स एक लेयर हम गोबर की रखेंगे, एक लेयर फिर अ, क हमारा प्लांट स्टेबल्स है उससे कवर करेंगे, फिर एक लेयर फिर मतलब सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर्स हम इसमें कंपोस्ट में प्रिपेयर करते हैं एक पिट के अंदर, ठीक है? ताकि हमारा जो है कंपोस्ट अच्छे से बन जाए। मीन्स ये एक हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी या सड़ाने की कंडीशन जो है तेजी से हो जाती है अगर हम एक पिट के अंदर जब लेयर बाय लेयर हम ये प्रोसेस करते हैं। तो एफआईएम जो प्रिपेयर होने में थोड़ा समय लेता है, जबकि कंपोस्ट एफआईएम की तुलना में बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। एक इंडोर मेथड को देख लेना, एक हमारा एरोबिक मेथड है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इंडोर मेथड है, ठीक है। इंडोर मेथड है और एक बैंगलोर मेथड, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं, इनके बारे में एक बार गूगल कर लेना कि देख लेना कि किस तरीके के पिट बनते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो कंपोस्ट में जो हमारा न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है ऑलमोस्ट एफआईएम के बराबर ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा फास्फोरस हो सकता है उसमें कम हो जाए, ठीक है। कभी कभी ये पूछता है कि जो इंडोर मेथड है
इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इंदौर मेथड को एल्बर्ट हॉवर्ड ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो बेंगलोर मेथड है ये एनारोबिक है। तो एनएरोबिक मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दी जाती, ठीक है। एनएरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, ठीक है। तो इंदौर मेथड हमारा एरोबिक मेथड है, ठीक है। और बेंगलोर मेथड हमारा जो है एनारोबिक मेथड है। और इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? एल्बर्ट होवार्ड ने दिया था। और इसको बैंगलोर मेथड एनारोबिक, जहाँ पे हम ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देते हैं, ये भी एक सी एन आचार्य ने दिया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से द्वारा ये डेवलप किया गया टेक्निक है। वो सब चीजें बहुत डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग है, ठीक है। तो उसे एक बार देख लेना, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नाइट सॉइल में कंपोजिशन क्या होता है। नाइट सॉइल में हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रेटा है, इसको भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज 5.5%, पी का परसेंट 4% और के का परसेंटेज हमारा 2% है, ठीक। गोट और शिप मैन्योर, सिंपल सी बात है, जैसे एफआईएम के लिए कैटल मैन्योर की बात किया था हमने, उसी तरह गोट और शिप में न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन कैटल मैन्योर से ज्यादा होता है, जहां पे नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 1% और पोटेशियम 2% पाई जाती है। पोल्ट्री मैन्योर, या ये भी ऑलमोस्ट हमारा मैच करता है गोट मैन्योर से। 3% नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 2.6% और पोटैश यहाँ पे 1.4%। तो जा इसमें ज्यादातर एफआईएम के ही न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन पूछता है, इसमें बस देख लेना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ठीक है। बहुत ज्यादा इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। सीवेज और स्लज भी होता है इसमें, ऑप्शन अगर चाहे तो जोड़ सकते हो, इसी में सीवेज एंड स्लज भी कर सकते हो। नाइट सॉइल एंड सीवेज और सीवेज और जो स्लज हमारा जो निकलता है, इससे हम सिटी कंपोस्ट बनाते हैं, यानी जो सिटी वेस्ट से बनाए जाने वाले कंपोस्ट है उसको हम सिटी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैन्योर में, ग्रीन मैन्योर से पूछता है क्वेश्चन कि ग्रीन मैन्योरिंग एक्चुअली में है क्या, और ग्रीन मैन्योरिंग का काम क्या है। तो ग्रीन मैन्योर में हम अनडिकम्पोज प्लांट मटेरियल को यूज करते हैं एज ए मैन्योर, ठीक। अभी तक जो एफआईएम या जो भी चीजें कर रहे थे, वहां पे हमारा जो प्लांट मटेरियल था वो डिकम्पोज था। लेकिन ग्रीन मैन्योरिंग में जो हमारा प्लांट मटेरियल है, ठीक है, ये प्लांट मटेरियल हमारा अनडिकम्पोज होता है। फर्स्ट प्लांट मटेरियल होता है हमारा, मीन्स ये अभी फ्रेशली या तो लिविंग कंडीशन में या ग्रीन कंडीशन में है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की चीजें होती है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग और एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग, ठीक। और ज्यादातर जो ग्रीन मैन्योरिंग की जाती है नाइट्रोजन के लिए पर्टिकुलरली की जाती है, ठीक। दो तरीके के होते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू मीन्स विद इन फील्ड, फील्ड के अंदर करना, विद इन फील्ड। और एक्स सीटू मीन्स आउटसाइड फील्ड, ठीक है। तो हम जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप की बात कर रहे हैं, वो हम इन सीटू में जो हम यूज करेंगे, ऐसा है कि ये हमारा लैंड है, ठीक। सर्टेन हमारा लैंड है, 1 हेक्टेयर के लैंड है या 1 एकड़ का लैंड है, हमको इसमें ग्रीन मैन्योरिंग करना है। तो हमको मेन क्रॉप जो लेना है, यानी जिस क्रॉप की हमको सोइंग करना है, उसकी सोइंग से 1 मंथ पहले हम लैंड को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप को ग्रो कर देंगे। ग्रीन मैन्योर क्रॉप जैसे कि फॉर एग्जांपल ढैचा, जो सबसे पॉपुलर होता एग्जांपल है ढैचा, ठीक है। हमने ढैचा को इसमें ग्रो कर दिया,
एग्जाम्पल में लिख देते हैं, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का एग्जाम्पल है सनहैम, ढैचा, ठीक है, सिसबानिया, एसेट। ठीक, हमने कोई भी मान लीजिए धैर्चा क्रॉप ग्रो किया, और वो जिसकी वेजिटेटिव स्टेज मीन्स अगर वो उसको ग्रो करते 1 महीने में या बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, ठीक है? 1 महीने में 45 दिन में ये क्रॉप बहुत अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ में आ जाती है, ठीक है? तो उस स्टेज पे हम क्या करते हैं कि वो सारी क्रॉप जब ये एक सर्टेन हाइट अटेन कर लेती है, 40 से 45 दिन की क्रॉप हो जाती है, इस क्रॉप को इसी के सॉइल के अंदर हम इसको प्लाउ कर देते हैं। मीन्स एक ट्रैक्टर लाएँगे और पूरी खे ये जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, इसको इसी खेत के अंदर हम अच्छे से प्लाविंग कर देंगे या जुताई कर देंगे, ताकि ये जो हमारा ग्रीन मैन्योर्स है, ये हमारे सॉइल में इक्वली चला जाए। तो इससे क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं कि हमारे जो सॉइल के अंदर ये जाएँगे और फिर ये डिकम्पोज़ होके हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट देंगे, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रीन मैन्योरिंग से कहीं-कहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चर डिफिशिएंसी बचाने के लिए और भी शायद सारे काम हैं। लेकिन मेजर जो काम ग्रीन मैन्योर का है कि हम जो है इसको सो करते हैं मेन क्रॉप के 1 महीने पहले या 45 दिन पहले सो करते हैं, और जब मेन क्रॉप की सोइंग का समय आता है उससे पहले ही हम इसको सॉइल के अंदर प्लाव कर देते हैं, ताकि ये फिर हमारे मैन्योर के रूप में काम करे। ठीक? अब XC2 में क्या होता है, ये हमारा फील्ड है। हमने क्या किया कि कहीं भी एक ट्री है, सर्टेन ट्री है, उसकी कोई लीफ होगी, इसको हमने एक जगह कलेक्ट किया, ठीक है? अब कलेक्ट करने के बाद इसको हमने पूरे फील्ड पे यूनिफ़ॉर्मली स्प्रेड कर दिया, और स्प्रेड करने के बाद फिर इसको हमने प्लाविंग कर दी। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया कि इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप इस सेम फील्ड में ग्रो भी किया और सेम फील्ड में इनकॉर्पोरेट किया। जबकि एक्सी2 ग्रीन मैन्योरिंग में जो हमारा ग्रीन मैन्योर लीफ है या ग्रीन मैन्योर पार्ट है, वो आउटसाइड फील्ड प्रिपेयर होता है, और फिर उसका इनकॉर्पोरेशन हमको फील्ड में या विद इन फील्ड करना पड़ता है। ठीक है? तो ये चीज़ हमारी मेजर डिफरेंस रही इन सीटू और एक्सी2 में। तो इन एक्सी2 ग्रीन मैन्योरिंग को हम लोग लीफ मैन्योरिंग भी कहते हैं। ठीक है? ग्रीन लीफ मैन्योरिंग को भी कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहला आएगा नीम, महुआ, ठीक है? अब पोनगामिया, ठीक है? ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सी2 के, ठीक? अब क्या है, इसमें थोड़े-थोड़े क्वेश्चन और भी बनते हैं। कभी-कभी पूछ देता है कि स्टेम नॉडुलेटिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप क्या है? ठीक है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है? कि स्टेम नॉडुलेशन कौन शो करता है? मैन्योर। इसका एग्जाम्पल है सेसबेनिया रोस्ट्राटा, ठीक? ये 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बैनिया, ओके, सेसबेनिया रोस्ट्राटा। यहाँ लिखता हूँ मैं इसका आंसर। तो इसमें स्टेम नोडुलेशन पाए जाते हैं, ठीक है? डायचा को हम लोग सेसबेनिया एक्युलेट कहते हैं, कोई ऐसा बहुत ज़रूरी चीज़ है नहीं, ठीक है? और इसमें सनहैम सनहैम का बॉटेनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुनसिया है, ठीक है? तो कभी-कभी बॉटेनिकल नेम भी पूछ लेता है, ठीक है? तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है?
जो कि मतलब इन सीटू में हम क्या है क्रॉप उसी फील्ड में ग्रो करेंगे, एक सर्टेन स्टेज आने के बाद हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जबकि हमारा लीफ मैन्योरिंग में क्या हम कोई भी अच्छी ग्रीन लीव्स लाके बाहर से फील्ड में स्प्रे यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने के बाद फिर प्लॉविंग करके ग्रीन मैन्योर के रूप पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें थी जो हमारे ग्रीन मैन्योरिंग से रिलेटेड थी। ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करें, ठीक है, तो सबका अलग अलग है। ठीक है, ढैंचा में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सनहेम्प में थोड़ा सा उससे कम होता है। ठीक, तो मैं एक का लिखा देता हूँ, बाकी उसी के अराउंड ही बना लेना ऑप्शन। ठीक है, जैसे सनहेम्प की बात करते हैं, सनहेम्प में नाइट्रोजन परसेंटेज हमारा 2.3% पाया जाता है। फास्फोरस में हमारा 0.5% और पोटाश में 1.8% पाए जाते हैं। और ये जो हमारा ढैंचा है उसमें ये 3.5 तक नाइट्रोजन जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे इन सीटू और एक्सीटू के बारे में थी। ठीक है, और एक चीज आती है, वर्मी कंपोस्ट भी आता है एक चीज। ठीक है, कंपोस्ट से थोड़ा सा अलग होता है वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, तो इसमें भी वर्मी मीन्स हमारा अर्थवर्म। यहाँ पे जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जिसका नाम है अर्थवर्म। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ये हमारा पूछता है कि कौन से अर्थवर्म स्पीसीज को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो इसमें दो और हमारे स्पीसीज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसेनिया फोर्टिडा और लुम्ब्रिकस रूबेल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में जो देखने को मिलता है इसेनिया फोर्टिडा है। ठीक है, तो स्पीसीज का नाम लिख लेना इसमें, जो कि कभी कभी बीएचयू में भी पूछा गया है। स्पीसीज जो हमारे वर्मी कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं होता, जो हमारे ये अर्थवर्म स्पीसीज होते हैं। ठीक है, इन्हीं के एक्सक्रीटा ही हमारे वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्पीसीज है वो है लुम्ब्रिकस रूबेल। ठीक, और सबसे जो ऑप्शन में दिखेगा इसेनिया फोर्टिडा। ठीक है, ये हमारा अर्थवर्म का स्पीसीज है जो कि हमारा पर्टिकुलरली इसी के लिए यूज होता है। ठीक, तो ये हमारे अभी तक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, जो कि हमारे प्लांट और एनिमल बेस्ड थे। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। हम्म सर ढैंचा में कितना परसेंट नाइट्रोजन बोले थे? 3.8? 3.5। ढैंचा में अगर अच्छा। बात करें तो 3.5 यही लिख देते हैं। ढैंचा में 3.5 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑलमोस्ट सेम रहेगा 0.6, और पोटेश जो है ये 1.2%। ठीक है, तो ये हमारा इन सीटू ग्रीन मैन्योर का काम रहा। उसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में हम ऑयल केक के बारे में ज्यादातर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑयल केक हुआ। ठीक है, या हमारा एनिमल बेस्ड में तब बोन मील है। ठीक है, ब्लड मील है। ठीक है, या गुआनो है जो बर्ड से होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर प्लांट बेस्ड में बात करें तो ऑयल केक, और एनिमल बेस्ड में तो गुआनो हो गया, हमारा ब्लड मील हो गया, फिश मेन्योर हो गया, रॉ बोन मेन्योर हो गया, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
तो इसमें केक में बस 2 ही चीज़ें पूछती है कि एडिबल ऑयल केक कौन-सा है, नॉन एडिबल ऑयल केक क्या है, वही सारी चीज़ें पूछता है और ग्राउंडनट केक के बारे में पूछता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? तो इसमें हम अगर पहली बात करें तो ऑयल केक। ऑयल केक्स वो होते हैं जो आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन जो हमारा रेसिड्यू बच जाता है उसको हम ऑयल केक कहते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ह्यूमन एडिबल है कि नहीं, वो एनिमल उसको खाते हैं कि नहीं, उससे हम लोग इसको कहते हैं कि एडिबल ऑयल केक है या नॉट एडिबल ऑयल केक है, ठीक है? तो ऑयल केक में हमारा जो है एडिबल ऑयल केक और नॉन एडिबल ऑयल केक। एडिबल ऑयल केक में हमारा जो है नॉन एडिबल में हमारा आता है कैस्टर, कॉटन सीड केक, नीम केक, ठीक, ये हुए हमारे, ठीक। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो लिखना चाहो तो लिख दो, 4% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस एंड 1.3% हमारा के, ठीक है? बाकी बुक में बहुत सारे सारे दिए हुए हैं, लिखना चाहो तो लिख लोगे, ठीक। ये सारी चीजें थी नॉन एडिबल के बारे में, जो कि ऑप्शन में पूछता है कि इसमें से कौन सा केक एडिबल है, कौन सा नॉन एडिबल है। इसके बाद एडिबल ऑयल केक में बात करें तो हमारा आता है ग्राउंड नट केक और सैफफ्लावर केक, ठीक। और लिंसीड केक है। मीन्स इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे जितने भी होंगे वो आपके एडिबल में आएंगे, ठीक है? तो ग्राउंड नट केक में जो हमारा नाइट्रोजन परसेंटेज पाया जाता है, ये हमारा 7.2% नाइट्रोजन, फास्फोरस ये हमारा पाया जाता है 1.5 और पोटैश हमारा पाया जाता है 1.3%। सैफफ्लावर में हाईएस्ट है, मतलब अगर एडिबल ऑयल केक में बात करें तो 7.8, लेकिन सैफफ्लावर एग्जाम में कम देखने को मिलता है, ग्राउंडनट केक के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसमें ऑप्शन 7% ही आता है, ठीक है? तो ये ग्राउंडनट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना एक बार कि नाइट्रोजन परसेंटेज ग्राउंडनट के केक में कितना होता है, ठीक। लिनसीड केक में फिर ड्रॉप हो जाता है 5.5% नाइट्रोजन। तो ये सारी जो थे हमारे केक जो थे ये प्लांट बेस्ड थे। इसके अलावा जो हमारे गुआनो से पूछता है, गुआनो क्या है ये? जैसे ह्यूमन एक्सक्रेटा को हम लोग ने नाइट सॉइल नाम दिया था, उसी तरह एनिमल में बर्ड के स्पेशली बर्ड के लिए हम लोग गुआनो वर्ड यूज करते हैं। तो सेकंड जो है हमारा बर्ड गुआनो, ठीक, जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है 7 to 8%, फास्फोरस 11 to 14% और K2O 2 to 3%। तो ये हमारा बर्ड गुआनो था। इसमें फिर ब्लड मील, फिश मील, रॉ बोन मील वो सारी चीजें आ जाएंगे, उसको एक बार चेक कर लेना, बहुत उतना इम्पोर्टेंट मुझे कहीं भी लगा नहीं और ना कहीं मुझे मिला, ठीक है? तो और भी एग्जांपल में लिख सकते हो कि बोन ब्लड मील, फिश मील, और भी या हमारा क्या है,
फिश मील हो गया, बोन मील हो गया, ड्राइड बोन मील हो गया, और रॉ बोन मील, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है हमारा कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आते हैं। ठीक, तो एक बार इन मैन्योर्स के कंपोजिशन की एक चीजें देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे तो बनते नहीं है। जो हमारे मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो फर्टिलाइजर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर जो इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन होता है। जैसे कि अभी हम लोग ने मैन्योर पढ़ा वो ऑर्गेनिक इन ओरिजिन था, तो हमारा फर्टिलाइजर जो है ये इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन होता है। ओरिजिन, और ये केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, केमिकली सिंथेसाइज सिस। ओके, जो डिमेरिट या जो पॉइंट वहां पे बल्क मैन्योर के बारे में कहा था कि न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन वहां लो होता है ना, तो फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन हाई होता है। हाई, और एक तरीके से ये कर सकते हैं कि इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर का न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन आप एक्यूरेटली एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा फर्टिलाइजर है इसमें हम इसके न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। और दूसरी चीज क्या है, इसकी जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो एक रिकमेंडेड डोज में होती है। ठीक है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड वो हमारा एक तरीके से रिकमेंडेड डोज या ऑप्टिमम। एक्सेस अगर फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसके डीमेरिट्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या है कि फर्टिलाइजर को बहुत ही जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल के जैसे किसान है यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तरीके से इम्बैलेंस हमारे स- आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो इसमें कंसंट्रेशन होता है थोड़ा हाई होता है, और इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम लगती है। मीन्स जहां पे हम क्विंटल में बात कर रहे थे ऑर्गेनिक मैन्योर्स में, यहाँ पे हमारा केजी में हो जाएगा, 50 केजी, 45 केजी, इसमें हमारा काम हो जाएगा। ठीक, इसमें कहीं कहीं एक चीज पूछ देता है, अमेंडमेंट्स। फर्टिलाइजर और अमेंडमेंट में क्या अंतर है, तो छोटा सा लिख लेते हैं। अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट मीन्स होता है करेक्शन। ठीक है, तो कल हम लोग ने जैसे लाइम पढ़ा था, एसिडिक सॉइल में लाइम यूज कर रहे हैं। ठीक, अल्कलाइन सॉइल में हम जिप्सम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे सॉइल की किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉइल की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। उसका काम सॉइल को न्यूट्रिएंट देने का नहीं होता, वो सॉइल के कंडीशन को इम्प्रूव करता है। तो लाइम और जिप्सम हमारे अमेंडमेंट्स हैं। यूरिया, डीएपी, एनपीके, ठीक, एमओपी, एसएसपी, ये सब हमारे फर्टिलाइजर। अभी हम वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट, दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड फर्टिलाइजर। ठीक, उससे पहले मैंने बता दूं कि प्लांट को जो है इसके ये टॉपिक डिटेल में भी लेंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए प्लांट्स को, एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट।
वो हमारे 17 है। ठीक, लास्ट में निकल ऐड हुआ है। ठीक, इसमें हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है। ठीक, प्राइमरी न्यूट्रिएंट ये 3 होते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड फास्फोरस और थर्ड पोटेशियम। तो पोटेश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश मीन्स एनपीके। फर्टिलाइजर का जो पूरा गेम है वो एनपीके के अराउंड ही हमारा घूमता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट फर्टिलाइजर या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर या मिक्स फर्टिलाइजर, ठीक है, या लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, कंप्लीट फर्टिलाइजर भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सारी बातें जो हैं हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट एनपीके के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। तो अगर हमसे कोई पूछे स्ट्रेट फर्टिलाइजर क्या है, तो स्ट्रेट फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर दैट कंटेन ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, ओनली वन प्राइमरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट मीन्स ओनली नाइट्रोजन, ओनली फास्फोरस, ओनली पोटास, यही हमारे हो सकते हैं। मीन्स एनपी एक साथ नहीं हो सकता, पीके एक साथ नहीं हो सकता, ये मतलब केवल एक ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर ओनली नाइट्रोजन की बात करें तो यूरिया, ओनली फास्फोरस की बात करें तो एसएसपी। अब एसएसपी में ये है कि सल्फर भी होता है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन सल्फर और कैल्शियम हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक, और ओनली के की बात करें तो हमारा एमओपी, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये हमारे स्ट्रेट फर्टिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल हो गए। ठीक, अब बात करता हूं मैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नाम से मालूम स्ट्रेट में अगर ओनली वन था, तो इसमें क्या है, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट। मीन्स यहां कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एनपी मीन्स नाइट्रोजन फास्फोरस हो, पीके यानी फास्फोरस पोटेशियम हो, और के एन जहां पे पोटेशियम नाइट्रोजन। एनपी मीन्स हमारा डीएपी, इसका पॉपुलर एग्जांपल है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पीके मोनो पोटेशियम, पोटेशियम फॉस्फेट, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट, और पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर भी यही होता है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या है, इसमें भी टू और मोर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। अब अंतर क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी यही बोल रहा है, मिक्स फर्टिलाइजर भी यही बोल रहा है। एक जो मेजर डिफरेंस कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड फर्टिलाइजर में है, इसमें जो मिक्सिंग होती है, इसमें जो मिक्सिंग होती है केमिकल मिक्सिंग होती है। मींस इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, केमिकली मिक्स्ड ये मिक्सिंग जो होती है केमिकल मिक्सिंग होती है, जबकि मिक्स्ड फर्टिलाइजर में जो मिक्सिंग होती है वो फिजिकल मिक्सिंग होती है। कहने का मतलब यूरिया की एक बोरी लाए, एक बोरी एसएसपी की लाए, दोनों को हमने फिजिकली मिक्स कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारी फिजिकल मिक्सिंग होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलने का मतलब यहाँ पे लेबोरेटरी में ही यानी केमिकली मिक्सिंग होती है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ना ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और मिक्स फर्टिलाइजर में बेसिक डिफरेंस था। अगला जो क्लासिफिकेशन है, एक कंप्लीट फर्टिलाइजर है, इसी का एक साथ होता है। ठीक है, चौथा कंप्लीट फर्टिलाइजर। एक फर्टिलाइजर को कंप्लीट फर्टिलाइजर हम कब कहेंगे, कंप्लीट फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होता है जिसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल थ्री प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। जिस फर्टिलाइजर में पूरे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है,
उसको हम कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। इसका एग्जांपल है एनपीके। ठीक है, ये अलग अलग ग्रेड्स में आते हैं। ठीक, 12 32 16 हो गया। ठीक है, 10 26 26 हो गया। ठीक, 19 19 19 हो गया, 18 18 18 हो गया। इस किसी भी ग्रेड्स में ये पाए जाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट फर्टिलाइजर हो गया। एक क्लासिफिकेशन जो है, हम लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस की। हाँ सर मतलब जो कॉम्प्लेक्स और मिक्स फर्टिलाइजर है वो कंप्लीट फर्टिलाइजर का पार्ट हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो है कंप्लीट फर्टिलाइजर होगा। ठीक है, लो एनालिसिस। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर की बात करें या हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की बात करते हैं? ठीक, अब इसमें भी वही गेम है कि जो सिंगल न्यूट्रिएंट है या प्राइमरी न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन। ठीक, अगर एक फर्टिलाइजर जिसमें एनपीके कोई भी हो, जो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, लेस देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एसएसपी का। एसएसपी में जो फास्फोरस पाया जाता है वो 16% पाया जाता है। मीन्स ये फास्फोरस क्या है, मेरा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जिसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो लेस देन 25% है। और जो अगर किसी भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट वैल्यू 25% से कम आती है, उस फर्टिलाइजर को हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं। और जहां पे ये 25% से ज्यादा आती है उसको हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहते हैं, जैसे कि यूरिया, लाइक यूरिया 46% ऑफ नाइट्रोजन। तो ये यूरिया हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, और एसएसपी जो है हमारा लो एनालिसिस फर्टिलाइजर है। ये हमारा फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन है रहा। ठीक, अब हम इतने देर से बात कर रहे थे कि हम्म। सर मतलब जो लेस देन 25% ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, वो तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट का सम है ना? सब नहीं, एक की बात करेंगे, कोई भी मैक्सिमम। ठीक है, जैसे कि अगर हम 19 19 19 की बात कर रहे हैं या 12 32 16 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा 12 32 16 है, तो नाइट्रोजन 12% से कम है। ठीक है, सो पोटास भी, सॉरी, नाइट्रोजन 25% से कम है, पोटास 25% से कम है, लेकिन फास्फोरस 25% से ज्यादा है। तो उसको हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर की ग्रेड में लेंगे। ठीक है, मीन्स कोई भी जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है, उन तीनों में जो मैक्सिमम है, अगर वो 25% से कम है, ठीक है, तो वो लो एनालिसिस में जाएगा। अगर वो 25% से ज्यादा है तो वो हाई एनालिसिस में जाएगा। ठीक है, मतलब सर इसमें मैक्सिमम देखते हैं, सम करके नहीं देखते हैं? नहीं नहीं, हाँ, कि नहीं नहीं, सम देखते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सम देखते हैं, जो टोटल जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के जो होते हैं ना, उसके सम देखते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल हमारा अमोनियम फॉस्फेट ले लें। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट भी हमारा जो है, ये हमारा हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में ही जाएगा, जिसमें हमारा जो फास्फोरस और उसका कंसंट्रेशन 20 से कम होती है। सम देखते हैं। ठीक है, टोटल सम ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, सम देखते हैं इसमें। ठीक, जितने भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट उसके सम को देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है फर्टिलाइजर क्लासिफिकेशन हमारे उसके बेसिस पे हो जाता है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। जैसे नाइट्रोजन के, जिस फर्टिलाइजर से हमारा नाइट्रोजन मिलता है उसको हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहते हैं। जिससे हमारा फास्फोरस मिलता है उसको हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। और जिससे पोटास मिलता है उसको पोटेशिक फर्टिलाइजर, और बाकी जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर।
ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जाहिर सी बात है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर किसका सोर्स है? हमारे नाइट्रोजन, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन का है। ठीक, अब जो नाइट्रोजन है वो हमारे जो इंडस्ट्री में बनता है वो 4 तरीके का होता है या 4 फॉर्म में पाया जाता है। एक हमारा एमाइड के फॉर्म में, एक अमोनिकल फॉर्म में, एक नाइट्रेट फॉर्म में, एक अमोनिकल और नाइट्रेट बोथ, दोनों फॉर्म में। तो सबसे पहला है अमोनिकल फॉर्म। कल फॉर्म मीन्स NH4 प्लस। दूसरा है हमारा नाइट्राइट फॉर्म, सॉरी नाइट्रेट फॉर्म, NO3 माइनस। इसके बाद हमारा बोथ आ जाएगा, बोथ अमोनिकल एंड नाइट्रेट। तो एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जो बोथ कैटायन और एनायन फॉर्म दोनों में पाया जाता है, तो उसका ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक, और एमाइड फॉर्म, म्यूट कर लेना थोड़ा। तो एमाइड जो फॉर्म है ये हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म है। ठीक, सो बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो अगर कोई क्रॉप किसी फॉर्म में नाइट्रोजन अपटेक करता है तो वो नाइट्रेट फॉर्म में होता है। राइस को छोड़ दे तो बाकी जितने भी क्रॉप्स है वो हमारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ही अपटेक करता है। अमोनियम फॉर्म में केवल राइस ही उसको डायरेक्टली अपटेक करता है, नहीं तो बाकी क्या करते हैं, अमोनिकल से नाइट्रेट बनाते हैं, नाइट्रेट बनाने के बाद फिर वो कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जांपल की बात करें तो अमोनिकल फर्टिलाइजर में हमारा अमोनियम सल्फेट, ठीक, अमोनियम क्लोराइड, ठीक, एनहाइड्रस अमोनिया, हाइड्रस अमोनिया, अमोनिया गैस है। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है तो वो हम बोलते हैं एनहाइड्रस अमोनिया में। ठीक, अगर सबसे ऐसे बात करें नॉर्मल, अगर फर्टिलाइजर में बात करें तो यूरिया में पाई जाती है। ठीक, नाइट्रेट फर्टिलाइजर के एग्जांपल क्या है हमारे? ठीक, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और हमारा है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, अमोनिकल, और इसमें बात करें तो अमोनिकल का एग्जांपल है हमारा अमोनियम नाइट्रेट। सबसे पहले तो यही हो गया अमोनियम नाइट्रेट, बहुत एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर है। ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, कैन इसको कहते हैं CAN। एमाइड फॉर्म में बात करें तो एक ही है यूरिया, जो सबसे पॉपुलर यही पूछता भी है, और कैल्शियम सिनामाइड, कैल्शियम सिनामाइड। ये हमारे कुछ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब इसमें यही चीज हमसे थोड़ी बहुत पूछता है कि किसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, ये क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग तो यही अमोनियम सल्फेट अमोनियम क्लोराइड में कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो है नाइट्रोजन की वैल्यू जो 20.5% है। ठीक, तुम इसे 21 पे याद कर सकते हो, 21 सल्फेट।
क्लोराइड में बात करें तो ये 25.5% हमारा क्लोराइड है, ठीक। और एनहाइड्रस अमोनिया की बात करें तो ये हमारा 82% जो है एनहाइड्रस अमोनिया में हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। सल्फेट की बात करते हैं तो कभी कभी सल्फेट परसेंटेज भी पूछ देता है, तो 24.5% इसमें सल्फर भी सल्फेट भी पाया जाता है, ठीक। तो हमको तो नाइट्रोजन पे फोकस करना है। तो अगर अमोनिकल फर्टिलाइजर में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है एनहाइड्रस अमोनिया, फिर अमोनियम क्लोराइड और फिर अमोनियम सल्फेट। इसके बाद नाइट्रेट फर्टिलाइजर में बात करें तो अमोनिकल फर्टिलाइजर की एक खासियत क्या होती है कि ये ज्यादातर जो है हमारा वाटर लॉट कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स रिड्यूस्ड कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इस फर्टिलाइजर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रिड्यूस्ड कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस्ड कंडीशन यानी वाटर लॉट कंडीशन में हम अमोनिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये फिर उस कंडीशन में ये हमारा प्लांट को फिर नाइट्रेट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, वो फिर डीनाइट्रिफिकेशन होती है। मीन्स अमोनिकल फर्टिलाइजर रिड्यूस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है हमारा ऑक्सीडाइज कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। और अमोनिकल फॉर्म में केवल राइस ही एक ऐसा क्रॉप है जो कि इसको अपटेक करता है, ओनली राइस या पैडी क्रॉप जो डायरेक्ट NH4+ के फॉर्म में नाइट्रोजन अपटेक करता है। बाकी जो ऑल फील्ड क्रॉप, जितने भी हमारे फील्ड क्रॉप हैं, ठीक है, ये सारे हमारे नाइट्रेट के फॉर्म में इसको अपटेक करते हैं। बात करें सोडियम नाइट्रेट तो ये एसिडिक सॉइल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है फर्टिलाइजर, ठीक है। 16% नाइट्रोजन होता है इसमें, ठीक। पोटेशियम फर्टिलाइजर में 13% नाइट्रोजन होता है, और के जो है 44% के, इसमें के। और कैल्शियम नाइट्रेट में 15.5% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये हमारे सोडियम नाइट्रेट से रिलेटेड या जो हमारे अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो जनरली हमारे क्या है, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अरे सॉरी, एसिडिक नेचर के होते हैं। नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होती है वो हमारे थोड़ा बेसिक रेसिडुअल नेचर के होते हैं। ये हमारे एसिडिक नेचर के हैं और ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो इसीलिए एसिडिक सॉइल में हम इसको सोडियम नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो परसेंटेज होता है ये हमारा 33% पाया जाता है, और ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। अगर हाइग्रोस्कोपिक मीन्स अगर बात करते हैं कि किसी चीज को हवा में रख दो तो वो ऐसे पानी एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है अपने एटमॉस्फेयर से। तो इसलिए ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये हमारा हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है। इसीलिए इसको हम लोग एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर भी कहते हैं। एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव नेचर का हो। जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN, इसको कॉमनली या पॉपुलरली हम कहते हैं किसान खाद, जिसमें नाइट्रोजन 26% पाई जाती है, ठीक। इसको हम कहते हैं किसान खाद, और ये इसका जो नेचर होता है ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। ये न्यूट्रल नेचर का है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और इसको किसान खाद कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछ लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। तो उसमें हमको याद रखना है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और इसका अगर नेचर की बात करें कि एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, तो ये हमारा न्यूट्रल नेचर का है। जबकि अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है एसिडिक नेचर के होते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। और अमोनिकल नाइट्रेट में हो सकता है कि आपका जिसका परसेंटेज ज्यादा हो, जिस फॉर्म में ज्यादा हो, जैसे अमोनियम अगर ज्यादा है तो एसिडिक हो जा होगा, अगर नाइट्रेट ज्यादा है तो बेसिक है। अगर हम बात करें कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में, तो ये हमारा न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। तो
हमारा जो और एमाइड है, एमाइड सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला पूछता है कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यूरिया के लिए। ठीक, एमाइड जो है दो फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो सिनामाइड जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉर्म में है। इनऑर्गेनिक फॉर्म में है जहां पे नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है 21% है, और ये इंडिया में बनता भी नहीं है, ठीक है, और यूज भी नहीं है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन जो है 46% पाई जाती है। ठीक, तो बात करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाने वाला जो नाइट्रोजन है वो है यूरिया। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है NH2CO NH2। अगर यही NH4 लास्ट में हो जाएगा तो अमोनियम कार्बामेट बन जाता है, जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट होता है कार्बोनेशन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है पूछ भी ले। ठीक, तो ज्यादातर तो इसके फॉर्मूला पूछता है कि यूरिया का फॉर्मूला का NH2CO NH2 है। ठीक है, और एक बायूरिएट कंसंट्रेशन, बायूरिएट कंटेंट कितना होता है 1.5%। ये एफसीओ का स्पेसिफिकेशन है, यूरिया जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो बस इसको याद रख लेना कि बायूरेट में कंटेंट जो होता है, ठीक है, वो 1.5% के कंसंट्रेशन से हम उसको यूज भी करते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू ये फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है, और इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट 1% माना जाता है अकॉर्डिंग टू एफसीओ। ये हमारा एफसीओ के अकॉर्डिंग है, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि आई थी 1985 में। ठीक है, और अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ठीक, तो ये हमारा एमाइड फर्टिलाइजर है। यूरिया फर्टिलाइजर बहुत ही पॉपुलर फर्टिलाइजर है और चीपेस्ट फर्टिलाइजर है। तो क्वेश्चन इससे भी आता है, पॉपुलर फर्टिलाइजर कौन सा है, पॉपुलर सोर्स एंड चीपेस्ट सोर्स अगर हमसे कोई पूछता है इंडिया में, तो ये यूरिया है। अभी रिसेंटली इसकी जो पैकिंग आती है 45 केजी से आती है, और इसमें हमने नीम कोटिंग स्टार्ट की है। नीम कोटिंग इसलिए की गई है ताकि हमारा यूरिया का जो मिसयूज वो रोका जा सके। सर ये जो आप 1.5% बोल रहे हैं वो मतलब ये बायूरेट के परसेंटेज लिए है? है। मीन्स अगर दो यूरिया के मॉलिक्यूल को, ठीक है, क्या मतलब, सुने नहीं। सर ये बोल कि जो आप ये हम्म 1.5% बोल रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू एफसीआई मतलब क्या है ये? जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज होते हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट करती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर। उसमें सारी चीजें, सारे प्रोसीजर, सारे चीजें लिखी हुई हैं कि अगर हम किसी को यूरिया कह रहे हैं तो यूरिया के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, डीएपी कह रहे हैं तो डीएपी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। मीन्स वो पूरी तरीके से हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जब भी सैंपल लिया जाता है या सैंपल टेस्टिंग होती है, तो उसी एफसीओ के मैंडेट्स के अकॉर्डिंग ही हम उस फर्टिलाइजर की सैंपल करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सर तो जो ये ब्यूरेट कंटेंट 1.5% है वो यूरिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि फर्टिलाइजर की? यूरिया की है। बायूरेट मतलब क्या है, NH2CO NH2 के दो मॉलिक्यूल को तुमने जोड़ दिया, वही हमारा क्या है, ये हमारा बायूरेट हो गया। NH2CO NH2 ये बायूरेट का फॉर्मूला है, लेकिन उतना जाता नहीं है। वो कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ देता है बायूरेट कंटेंट कितना होना चाहिए यूरिया में, तो 1.5 मैक्सिमम। ठीक है, और अगर यूरिया को फोलियर एप्लीकेशन करना है तो हमको 2% सोल्यूशन का ही फोलियर एप्लीकेशन करना चाहिए। फोलियर एप्लीकेशन अगर करना है, ठीक है, मतलब यूरिया का हम लोग छिड़काव भी करते हैं,
तो वो 2% के सोल्यूशन से ही करना चाहिए। मीन्स 2 किलो। हाँ, कुछ अमोनियम कार्बामेट का फॉर्मूला बोले तो क्या बोले थे? वो इसके बाद NH4 लगा देना। NH2CO NH4। हाँ, वो अमोनियम कार्बामेट होता है जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया फॉर्मेशन से पहले। ठीक है। ठीक, ये हो गया। सर मतलब ये थोड़ा NH2CO NH4 वाला मतलब कैसे कर लिया? वो लेबोरेटरी का प्रोसीजर है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया फॉर्मेशन का किसी दिन आराम से बताएंगे। ठीक है, कि अमोनिया गैस होती है। ठीक है, CO2 से रिएक्ट करती है, उसके बाद क्या होता है कि अमोनियम कार्बामेट बनता है, फर्दर उसको हीट करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया रिलीज हो जाती है और यूरिया हमारी बन जाती है। ठीक है, वो बाद की प्रोसेस कभी फुर्सत में बताएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें ठीक है अभी। ठीक। हम्म। अब इसके बाद बात करते हैं फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर। एक मिनट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ज्यादातर वो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो अमो या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से ही ज्यादातर इनके क्वेश्चन होते हैं। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के जो हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं 3 तरीके से होता है। एक तो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल। एक होता है सिट्रेट सॉल्युबल। और एक होता है हमारा इनसॉल्युबल। ठीक, यही दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा रॉक फॉस्फेट इसका एग्जांपल है। तो जो हमारे वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, इसके एग्जांपल क्या है? हमारे एसएसपी है, डीएसपी है, ठीक है, टीएसपी है, और डीएपी, एमएपी। ठीक है, जितनी भी चीजें हमारी ज्यादातर फर्टिलाइजर जो हम नाम सुनते हैं, ठीक है, वो सारी हमारी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स में आती है। एसएसपी मींस सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएसपी मींस डबल सुपर फॉस्फेट, और टीएसपी मींस ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। पहले तो यही हो गया। इसके बाद डीएपी। डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर फॉस्फेटिक के रिच सोर्स के लिए इस्तेमाल करें तो डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, उसके बाद इसी का भाई एमएपी है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ठीक, इसके बाद और भी तरीके के अमोनियम फॉस्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया। ठीक, तो उतना नहीं जाते। सिट्रेट सॉल्युबल में बात करें तो डीसीपी, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक, जिसको डीसीपी कहते हैं हम लोग। और बेसिक स्लैग, जो हमारा स्लैग है ये भी हमारा सिट्रेट सॉल्युबल फॉस्फेट ग्रुप में आता है। इसके बाद इनसॉल्युबल में रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस के परसेंटेज, या जो फॉस्फेट जो हमारा डीएपी बनती है या कोई भी फर्टिलाइजर बनता है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो रॉक फॉस्फेट क्या है? बेसिक पैरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, हमारे किसी भी फर्टिलाइजर का ये बेसिक पैरेंट मटेरियल होता है फॉस्फेटिक का। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट ही लिखते हैं, बाकी रॉ बोन मील है। ठीक है, तो बोन मील भी हमारा जो है फास्फोरस का एक रिच सोर्स माना जाता है। ठीक, ये तो पता है जो हम लिखते हैं वो NPK लिखते हैं। ठीक है, जब भी रेशियो लिखते हैं N, P और K। सो SSP में हमारा नाइट्रोजन होता नहीं है। ठीक,
फास्फोरस हमारी 16% होती है, सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें। पोटैश होता नहीं है। कैल्शियम इसमें 19% पाया जाता है। और सल्फर की बात करें तो ये हमारा 12% इसमें सल्फर पाया जाता है। तो एसएसपी में 3 हमारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, ठीक है, कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस। डीएसपी मीन्स जस्ट डबल कर देना इसको, 16 ये 32 हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। टीएसपी में ये जस्ट ट्रिपल कर दो, नियरली 48% हमारा इसमें फास्फोरस रहेगा। डीएपी की बात करें तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% हमारा फास्फोरस और पोटैश नील होता है। ये P2O5 कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, P2O5 K2O, क्योंकि नाइट्रोजन तो फ्री एग्जिस्ट कर सक जाता है, ठीक है, लेकिन जो फास्फोरस और पोटैश होते हैं वो इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और तुरंत ही हमारा ऑक्साइड बना लेते हैं। तो ज्यादातर जो हमको परसेंटेज एनालिसिस में निकालते हैं वो P2O5 परसेंटेज होता है या तो K2O5 K2O का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा डीएपी का, डीएपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओपी बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और बहुत रेयर ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें 48% हमारा फास्फोरस पाया जाता है। तो इसमें वाटर सॉल्युबल में हमारा डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। सिट्रेट सॉल्युबल में डीसीपी में, ठीक, ये 2-3 बार पूछा भी है। इसमें जो फास्फोरस परसेंटेज है वो थोड़ा फिक्स नहीं है, वेरिएबल होता है, 33 से 40% होता है। तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगा उसको हमको के साथ जाना है। बेसिक स्लैग में भी हमारा 14 से 18% ही P2O5 होते हैं, ठीक। रॉक फॉस्फेट में 20 to 40% फॉस्फोरस पाए जाते हैं। तो रॉक फॉस्फेट भी इंपॉर्टेंट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में अगर बात करते हैं तो, ठीक। और रॉ बोन मिल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। अगर अमोनियम फॉस्फेट, हाँ, पूछता है अमोनियम फॉस्फेट के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है। तो अमोनियम फॉस्फेट जो है उसमें हमारा जो है अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, इस ये सुंडा में लिखा हुआ लाइन है तो इसको लिख लो, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है। अमोनियम पॉलीफॉस्फेट सबसे ज्यादा फास्फोरस इसी में पाया जाता है। जैसे एनहाइड्रस अमोनिया बताए थे ना नाइट्रोजन के लिए, अगर हमको फास्फोरस सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, किस फर्टिलाइजर में, तो वो हमारा अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में पाया जाता है, जिसमें हमारा 15% नाइट्रोजन एंड P2O5 हमारा जो है 62% पाया जाता है। ये सुंडा की एक लाइन थी तो उसको हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में थी। सर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? वाटर सॉल्युबल की? वाटर में सॉल्व। वाटर सॉल्युबल। हम्म। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो है, ये प्राइमरी फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटैश। पोटेशिक फर्टिलाइजर की बात करें तो दो ही इंपॉर्टेंट है, एक एमओपी, एक है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। एमओपी कुछ नहीं है, केसीएल है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, और एक होता है पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ठीक है, या इसी को केसीएल कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। इसमें जो हमारा K2O परसेंटेज होता है वो 60% होता है, ठीक। अब जो हमारा ये है एसओपी, ठीक है, सल्फेट ऑफ पोटाश, ठीक। एक जो है हमारा म्यूरेट ऑफ पोटाश है, एक है पोटेशियम सल्फेट, या जिसको एसओपी कहते हैं, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट।
इसमें हमारा 48% K2O होता है और 17.5% सल्फर होता है। ठीक, ये हमारा ये है। ठीक, अब दिक्कत क्या है कि सबसे ज्यादा पोटाश के लिए इस्तेमाल होता है। पोटाश जो है, पोटाश के लिए 90% जो है, 90% ऑफ पोटाश का रिक्वायरमेंट हम एमओपी से देते हैं। ठीक, अब 10% कहाँ पे नहीं देते हैं, वहां पे दिक्कत क्या होती है। ठीक, दिक्कत ये आती है कि इसमें एक एनायन है जिसको हम कहते हैं क्लोराइड। ठीक, अब क्लोराइड या क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमारे हमको, जैसे कि क्या हो सकती है कि बर्निंग इफेक्ट दिखाने लगती है। अगर किसी भी जैसे टोबैको है, राइस है, टोमेटो है, शुगर केन है, ठीक है, अगर इस तरीके की क्रॉप्स है, ठीक है, जहां पे क्लोरीन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक, बेसिकली इन क्रॉपों में, जो हमारे क्रॉप हमने नाम लिया, क्रॉप लाइक टोबैको, ठीक है, टोबैको है, राइस है, टोमेटो है, शुगर केन है, स्टार्ची क्रॉप, या जो स्टार्च कंटेनिंग क्रॉप होते हैं, स्टार्ची क्रॉप। ठीक है, इसमें क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, हाई कंसंट्रेशन से बर्निंग हो जाती है। ठीक है, बर्निंग इशू हमको देखने को मिलती है, मतलब लीफ जो होती है किनारे या एजेस से वो क्या बर्न करने लगती है। इस इस वजह से जो है हमको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जगह पे इन क्रॉपों में हम एसओपी का प्रयोग करते हैं, मीन्स रेस्ट, जो हमारे सोलेनेसियस क्रॉप की बात करें या हमारा ऐसे क्रॉप जहां पे स्टार्च पाए जाते हैं, वहां पे हमें एसओपी यूज करना चाहिए। एसओपी बेस्ट है एमओपी की कंपैरिजन में। ठीक है, और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है, ये हमारा आता है टोबैको से रिलेटेड ही, कि टोबैको क्रॉप पे कौन सी फर्टिलाइजर, पोटेशियम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें KCl, K2SO4, KNO3, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, तो K2SO4, KNO3 दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन KCl नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि क्लोरीन की टॉक्सिसिटी से बर्निंग इशू देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बात मेरी? ओके, अब आ जाते हैं हमारा, ये हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर हो गए। अब आ जाते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट के फर्टिलाइजर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमने बताया था ना, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं पोटेशियम, अरे सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसी तरीके से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक, ये हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसके कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ नाम। ज्यादातर तो जहां भी सल्फेट लास्ट में आता है वो सब सल्फर के फर्टिलाइजर हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, मैंगनीज सल्फेट, फेरस सल्फेट, ये सब क्या है, सल्फर के फर्टिलाइजर हो जाते हैं। कैल्शियम के हमने अभी एक जस्ट लिखवाया था SSP, जिसमें 19% हमारा ये पाया जाता है। ठीक, रॉक फॉस्फेट में भी 33% हमारा कैल्शियम पाया जाता है। तो ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा पहला तो जिप्सम है। ठीक है, अब जिप्सम जैसे अमेंडमेंट है, इसमें कोई प्राइमरी फर्टिलाइजर तो है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसमें जिप्सम में कभी कभी पूछ देता है कैल्शियम परसेंटेज कितना होता है, तो ये 29% होता है। ठीक है, 29.2%। और इसमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कल फॉर्मूला लिखवाया था, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, तो 29% हमारा कैल्शियम होता है, रेस्ट 18% जो है हमारा, ये हमारा सल्फेट होता है।
इसके बाद रॉक फॉस्फेट में भी कुछ कैल्शियम के परसेंटेज पाए जाते हैं। इसमें 33% हमारा कैल्शियम पाया जाता है। ठीक, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसमें 19% हमारा कैल्शियम और 12% हमारा सल्फर पाया जाता है। ठीक, ये सब कुछ बातें थी। बाकी जो कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट है, इसमें हम कोई भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट में जो हमारा सल्फेट का परसेंटेज होता है, ये हमारा नियरली 15% होता है। ठीक है, और जिंक का जो परसेंटेज होता है, जिंक का परसेंट या तो 21% होता है या तो 33% जिंक हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये हमारा जिंक का परसेंट हो गया। और एक है बोरैक्स। ठीक है, ये तो सेकेंडरी फर्टिलाइजर हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर भी इसी में डाल देते हैं। तो अगर कहीं भी सल्फेट आता है ना, तो सल्फेट नियरली 15 से 18% के बीच में ही होता है, चाहे फेरस सल्फेट हो चाहे कॉपर सल्फेट हो। ठीक है, तो 15 से 18 के बीच में ये पाया जाता है। एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोरैक्स। बोरान एक प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको हम यूज करते हैं बोरैक्स। ठीक है, तो बोरैक्स में बोरान परसेंटेज जो होता है, ये हमारा 10.6% पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक दो एग्जामों में देखने को मिले हैं। ठीक है, कि बोरैक्स और बोरान अभी जब पढ़ेंगे ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, तो बताएंगे कि बोरान को किस फॉर्म में प्लांट अपटेक करता है, तो वहां पे भी ये चीजें हम बताएंगे। तो ये सारी चीजें थी कि क्या क्या फर्टिलाइजर है, क्या क्या कितने परसेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो अभी तक जितनी चीजें बताई उसमें कोई दिक्कत? चलो, तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। ठीक है, और फिर हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है, और उन न्यूट्रिएंट्स की रोल क्या है, उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या कैसे आते हैं, और डिजीज एसोसिएटेड विद दैट। ओके। ओके सर।